चलो पेपर निकाल लो निकाल लो निकाल लो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। हो 1 गया आंसर बताओ आंसर। आगरा। 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 क्वेश्चन नंबर 2 आया, आगरा। कोई दिक्कत तो नहीं? आगरा। सर सर बता दीजिए। वेरीफाई ही हो जाते हैं ना। t इक्वल टू 0 पे चेक कर लो, t इक्वल टू हाँ इंफिनिटी पे चेक कर लो। किस द ग्राफ वेरिएशन ऑफ करंट थ्रू बैटरी, तो पहले करंट इससे जाएगा, फिर करंट दोनों से जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। तो आगरा और चेन्नई में से एक है और इनिशियली हाँ, नॉन सर। जीरो करंट है तो आगरा अकेला है। ओके ये समझ में आया मैं कैसे कर रहा हूँ? हाँ सर, Yes, sir. समझ गया। क्लियर? यस क्योंकि सर। पहले सर्किट इतना है, अब सर्किट ये है तो आर इक्विवेलेंट कम ही हो जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा। यस आर सर, इक्विवेलेंट गिरेगा तो करंट बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ये और ये तो नहीं हो सकते। तो या तो चेन्नई है या आगरा है और करंट इनिशियली नॉन जीरो करंट है तो आगरा sir. का हाँ आंसर सर। है। ये समझ में आया? मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन करने, मेंस के एडवांस में भी कह देंगे। ऑप्शंस के साथ तो देखो पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ा क्वेश्चन, यस सर। मतलब 15 सेकंड में क्वेश्चन हो गया आगरा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 मेरे ख्याल से ये हो गया होगा वैसे, क्योंकि Yes, ये sir. वोल्टेज का फेजर है, करंट का फेजर निकालना है तो कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, तो इसका चेन्नई होगा। कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, सर इंडक्टर में करंट चेन्नई लैग सर, करेगा। चेन्नई होगा, चेन्नई होगा। चेन्नई होगा ना? ये सर हाँ, करंट चेन्नई। बना है ना। चेन्नई है आंसर। सर तो फिर इधर वी क्यों लिखा है फिर? तो वोल्टेज का फेजर ये सबका voltage- सेम है ना इसका और तो इसका सर लेकिन पैरेलल फिर में। फेजर किसका है? सबने मतलब करंट भी लिखा है ये और फिर वोल्टेज वोल्टेज का भी लिखा है। फेजर है, करंट का बनाया है। मतलब करंट की फेजर कर रहा था ना। अभी क्लास नहीं हुई थी जब मैंने बताया था पैरेलल सर्किट में हम वोल्टेज का अरे सर वो बनाते हैं तो आता है। कॉमन, फिर करंट का बनाते हैं I1 और I2 का। तो I1 और I2 में ये हमारा I2 है, ये हमारा I1 है, तो I2 वोल्टेज से I2 लीड पर। करेगा, Yes, sir. I1 लैग करेगा, तो I नेट यहाँ कहीं आ गया होगा। ओके सर। चेन्नई है, चेन्नई ओनली। हाँ. चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बॉम्बे. हाँ. बॉम्बे कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 अरे इसका नना बॉम्बे आ रहा तो ये बॉम्बे आ रहा बता था दो। इसका. 4 का क्रॉस सेक्शन हाँ. ऑफ हैविंग प्रिज्म रूट टू राइट एंगल एंगल ऑफ acute 30 एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अ रे इंसिडेंट नॉर्मल टू द स्टीपर। तो ये यहां से नॉर्मल गिरी, ठीक है। सर राइट एंगल है. क्या तो राइट एंगल ही तो गिरा, ये 60 ये 30, क्या दिक्कत है? नहीं ठीक है. तो ये वाला एंगल 60 म्यू रूट 2 है तो TIR हो जाएगा, तो ये 60 से ही वापस जाएगा, ये 60 होगा, हाँ. तो ये 30 होगा, ये 60 होगा, ये 30 होगा, ये 45 से शायद बाहर निकलेगा। हाँ पूछा क्या गया है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो 60 हाँ. डिग्री यहाँ, 15 डिग्री यहाँ, 45 डिग्री आ गया। क्या इसमें क्यों गलती? अंग्रेजी समझ में नहीं आई थी? हाँ सर। स्टीपर वाला। स्टीपर मतलब जिसका स्लोप ज्यादा हो। तो सर वो जो 90 डिग्री वाली एंगल यहाँ की तो साइड टकरा ही है, नहीं, हाँ हाँ। उसके अपोजिट नहीं हो सकता, जो 90 के अपोजिट है, स्टीपर तो यही स्ट्रेट है। होगा ना, फिगर तुम कैसे ही बना लो, लो ऐसे ही बना लो। तो स्टीपर एंड तो ये है और यहाँ से रे ऐसे गिरेगी तो इसी पे टकराएगी, देखो इसी फेस पे टकराएगी, ज्योमेट्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। यस सर. हाँ सर। याद आ गया ना? ये 3 फ्रीक्वेंसी से मिलके बन रहा है, एक F2 है, एक F1 प्लस F2 है, एक F1 माइनस F2। तो ये डिसाइड करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। आगरा सॉरी दिल्ली आंसर आ गया था। यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चले चलिए सर. क्वेश्चन नंबर 7। चले। सर इसका कोई मैच नहीं कर रहा। ये नहीं आया। मैच नहीं कर रहा। 7 का मैच नहीं कर रहा था? मैच नहीं कर रहा था, मतलब आज का मैच आ रहा था नहीं तो कर लगा दिया. बुलाता हूँ, रुक बुलाता सही है। हूँ। नहीं कर रहा। हीलियम एटम का इतना है, नाइट न्यूट्रॉन, और ठीक है
तो पहले मास ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका हीलियम एटम का हीलियम जो भी है 2 3 माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रॉन सॉरी माइनस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ 1H2 ड्यूटेरियम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा, तो सीधे मास ही घटाने हैं। तो 3.016977 1.00089887 बड़ा गंदे होते हैं इंग्लिश, और उनका मास डबल करना है। तो 757871004 और इसका ट्वाइस करें। ट्वाइस किसका करना है? इस वाले का। तो 4.0 ये तो उल्टा हो गया। मास सही है ना? सर सही आपने तो हुआ। यही तो चाहिए 287। क्यों प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया ना। नहीं? तो ठीक है ना, अब घटाएंगे तो अब तो सही होगा ना। घटाने के बाद आगरा बनेगा और इस फिर तरफ से 931 घटाएंगे ना, का product। इस तरफ से घटाएंगे। तो 94 माइनस सर 72 आगरा बन जाएगा घटाने के बाद। आगरा बन जाएगा एएमयू में। और फिर 931 का प्रोडक्ट 981 का मल्टीप्लाई। सही कह रहे हो, कुछ ऐसा बनेगा है ना, हाँ सर। इंटू 931। हाँ तो बॉम्बे बन जाता है कुछ। तो बॉम्बे है तो 0.00 00 ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। नाइन्थ क्या है? ओके, एक से ज्यादा थे इसके। नहीं दिल्ली इनकरेक्ट मैंने पूछा था क्वेश्चन में वहाँ पे। इनकरेक्ट पूछा था। हाँ तो दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 चले। आगे आगरा। हाँ 11 समझ में आया? हाँ चले सर। क्योंकि पहले LDI बाय dt को E करोगे तो DI बाय dt E बाय L होगा, तो I की वैल्यू E बाय L इंटू टाइम ये आएगा, तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें करंट आ गया, और चूंकि रेजिस्टेंस है नहीं तो करंट कांस्टेंट रहेगा, कहीं कोई लॉस होने की वजह नहीं। तो आंसर इज आगरा। पहले लीनियरली वेरी करेगा फिर इस तरह। इसी क्वेश्चन में अगर हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया होता तो ये ग्राफ भी ऐसा हो जाता और वो ग्राफ भी ऐसा हो जाता। क्लियर? यस सर। पक्का समझ गए? इस ग्राफ Yes, इसके sir. लिए ये था, इसके लिए ये होगा। चलो और बोलो। 12वां 12th हो गया। हो गया। हो गया सर। 13 चले। हो गया। चले सर। 14 सर 14 का एक बार ये ब्राइटर आएगा या फिर टर्न्ड ऑफ नहीं आएगा इसका? ए को अगर हमने ए अगर जल गया मतलब ये सर्किट हो गया ओपन ओपन हो गया। हाँ तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ गया। ओपन हो गया। मैंने माना था ये ब्रेक हो गया तो रेजिस्टेंस 0 है तो शॉर्ट अरे सर्किट हो गया बी का। तो ओपन सर्किट बल्ब कैसे फ्यूज होता है? अरे बल्ब नहीं देखा कभी? ये तार होता है, जब ये फ्यूज होता है तो यहाँ से टूट जाता है, ऐसा मैंने बन उसको जाता है। रेजिस्टर मान लिया था तो मैंने उसको शॉर्ट सर्किट करके बड़ा गलत मान लिया था। ऐसा हो जाता है, ये टूट जाता है, सर्किट कंप्लीट नहीं रहता, ओपन हो जाता है। पता नहीं था। ठीक है। सर पता होना चाहिए। 13 वाला आ गया समझ में क्या था? हाँ हाँ सर। कि पहले तो इसका R इक्विवेलेंट कुछ था R1 R2 बाय R1 प्लस R2, फिर इसके बाद सिर्फ R इक्विवेलेंट R2 बचा, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ गया, पावर बढ़ गई। करंट भी तो कम हो जाएगा मतलब। करंट हाँ। कम के हाँ तो करंट तो कम हो जाएगा, लेकिन सीरीज में रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा ड्रॉप उस पे ज्यादा। यस सर। लेकिन हाँ तुम निकाल लो, तुम निकाल लो। ये था, इस पे ड्रॉप कितना आएगा? R प्लस ये आता, और फाइनली जो ड्रॉप आएगा वो आएगा VR2 बाय R प्लस R2, तो दिस इज मोर। ठीक है। ठीक। 15th अरे एक मिनट 13 और सर 13 भी बता दो। 13 में भी बताने क्या कर रहे हो? बॉम्बे आएगा ना। ये दूर जाएगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे नॉर्थ आएगा, इस पे हाँ। साउथ आएगा। हाँ हाँ और इस पे नॉर्थ इस पे साउथ, तो करंट जाएगा ऐसे।
सॉरी ये एरो उल्टे बना दिए मैंने, नॉर्थ, ठीक है, ऐसे। ये एरो ये अजीब सा फिगर नहीं है? सही नीचे बनेगा। सर वो सॉलिड देखो ये ऐसे आएगा, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। अब ठीक है, तो इस पे आएगा ये ये नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ। अब बोलो, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा टू द राइट, आगरा। ठीक है, मानूंगा नहीं, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ है वैसे, ये पीछे हाँ से मेरा तो एरो उल्टा आ रहा था, जो आपका आ बस रहा है बस उससे। ये फिगर ये ऐसा है, हाँ वो एरो उल्टे बन रहे थे। बाकी सब ठीक है। ऐसे करंट भेजो, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ठीक है, चलो 14 हो गया, 15 हो गया हो सर। गया। ने जैसे करंट ऐसे लाया कि वो नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करे। अगर मतलब मैं इसको, मतलब ऐसा सोच इसको अट्रैक्ट करे, क्योंकि ये दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट करेगा, लेंज लो यही होगा। और यहाँ नॉर्थ और इधर साउथ रखने के लिए हाथ घुमा के देखो, हमें ऐसे चाहिए था। सर मैं ऐसे सोचने लग गई थी कि जो नॉर्थ साउथ है उसकी फील्ड लाइंस कम हो रही है, तो फ्लक्स के लिए उसी की फील्ड लाइंस को सपोर्ट करेगा। हाँ तो भी तो ऐसे ही आएगा, उसी से तो ऐसा आएगा, क्योंकि इसकी फील्ड लाइन जैसी है हाँ वैसी आंसर की फील्ड लाइन होनी चाहिए, तो इसकी फील्ड लाइन इस तरफ है तो इसकी भी फील्ड लाइन इसी तरफ होनी चाहिए। ठीक है, कैसे भी सोचो सेम आता है। 15 हो गया सर। 16 16 चले चले सर। सर बता 17 दीजिए। 16 अच्छा चले, ओके ये सर चलो 17वां 17वां चले 18 चले चलो 19 आगे 19 आ गया, तो ये 20 का सही का, 20 का। ये और चेन्नई। इसके दो आंसर हैं, हाँ वो सिंगल करेक्ट था। ए और सी कर दो। ठीक है, ट्वेंटी वन, एक मिनट, क्रोम में खोलने नहीं चाहिए, नहीं तो इसी में खुला है। ये काफी लैग कर रहा है, ये अचानक क्या हो गया? बाकी एक मिनट में बाकी फाइल बंद कर दो, काफी लैग कर रहा है। चलो कहाँ थे? 21 21। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर 21 हो गया। 22 हो गया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया। 23 24 हो गया था। चले सर। 25 26 चले। कर लिया करो, जो नहीं भी किए तो बाद में। जी सर। 27 28 27 नहीं ठीक है हो गया था। हो हो गया। गया सर। कंफ्यूज इसमें बस इन्होंने पता नहीं। एटम लिखा हुआ है सैंपल की जगह, सैंपल लिखना चाहिए था। सैंपल लिखना चाहिए, हाँ वो तो सही है, लेकिन हाँ होता है लेकिन ऐसा। ठीक है तो लोग नहीं, ध्यान नहीं देते इस बात पर। सर सैंपल लिखना चाहिए, हाँ। सर आप एक बार 21 सॉल्व कर देंगे? बहुत देर नहीं होगी 21 आए हुए। V1 एंड V2, V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू, इफ सोर्स वोल्टेज ये 130 है, ठीक है,
ये x मानूं, ये y मानूं, ये z मानूं, तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर 130 स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ। अब v1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 100 एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन 100 स्क्वायर। v2 क्या है? y माइनस जेड का मॉड, ये 120 है। ठीक। हिला? हाँ आ y जाओ। माइनस जेड यहाँ छाप दो तो x की वैल्यू 5 आ गई, 5 मतलब 50 आ गई। ठीक है, ठीक। 26, 27, 28 हो गए। सर जो 26 क्वेश्चन है हाँ सर, ये एक बार मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता, मतलब उसमें वो तो ठीक है 1/2 तो आ गया, मतलब ये डिपेंड नहीं करता क्या पहले कितनी बार इसने सरवाइव किया है? क्या फर्क पड़ता है? वो तो ये बताओ, वर्ल्ड कप चल रहा है, विराट कोहली टॉस हारता जा रहा है, हारता जा रहा है, हारता जा रहा है, फाइनल में पहुंच गए, तो फाइनल में टॉस जीतने या हारने के चांसेस कितने समझ होंगे? गया, समझ Same गया, ही है। 1/2 ही होंगे। सेम ही होंगे ना। हाँ। ठीक अब है। वो पनौती है, वो अलग है, अलग बात है, लेकिन मैथमेटिकली तो 1/2 ही होगा। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो 29 हैज प्रूफ, चले। हो Yes. गया था। 30 हैज प्रूफ। हम्म फॉर्मूला yes, लगाना sir. शायद हाफ आर डीवी बाई डी टी, हाँ। है ना, क्योंकि b की वैल्यू कुछ b नॉट साइन ओमेगा टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाफ आर डीवी बाई डी टी, तो हाफ आर बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये इसका एम्पलीट्यूड है। क्लियर? हाँ। बी बी पीक है। शीट कौन सी दी थी? एसी और वो ईएमआई। चलो एसी के शीट में डाउट बताओ, कोई हो तो। मिल गई? 1 2 3 नो सर। हो गया। 4 5। ओके। चलो इस पेज पे 1 2 3 कोई बताना? चलो सर। इस पेज पे हो गया। यहाँ पेपर 2 1 2 लग नहीं रहा है ऐसी दिक्कत कुछ। 3 सर मिसलेनियस में। चलो 6 8 9 हो गई। चलो सर। यस सर। चलो मिसलेनियस में आ जाओ। 1 2 1 2 डाउट बताओ, बताना है 1 2 तो में। ये फर्स्ट सर फर्स्ट वाला? IRMS वो तो अपनी कैसे सिंपली I पीक बाय रूट 2 होगा ना? अरे सिर्फ साइनसोइडल के लिए आई पीक बाय रूट 2 होता है, अरे राम। इनके लिए तो निकालना हाँ। पड़ेगा ना। हाँ हाँ। हाँ शायद सही इसका बात है। आएगा आई पीक बाय रूट 3 आएगा, और इसका तो आई पीक ही आ जाएगा। सही बात है। ये आएंगे आंसर, ये आएंगे 4 आंसर। ये समझ में आया थर्ड का आई नॉट कैसे? सर बता दीजिए। थर्ड का आई नॉट नहीं आया समझ? चलो आई आर एम एस का फॉर्मूला समझते हैं। आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन, यही है यस इसका सर। अंडर रूट। तो आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है, न्यूमरेटर है एरिया अंडर आई स्क्वायर कर्व। तो Yes, अब sir. जरा सोचो, इसके आई स्क्वायर का कर्व कांस्टेंट बनता, आई स्क्वायर। हाँ। बिल्कुल सर। और टाइम पीरियड टी में आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये आई स्क्वायर इंटू टी बनता, टी। नीचे हाँ। टी बनता, अंडर रूट T. करते आई आता। यस सर। हाँ। या जो चीज बदली ही नहीं उसका आरएमएस तो वही आएगा ना। हाँ सर, समझ गया। ये कॉमन सेंस। बिल्कुल सर। चलो अब इसको कॉमन सेंस बनाते हैं। इसके आई नॉट का ग्राफ ऐसा बनता, पैराबोलिक आई नॉट स्क्वायर का। सर किसकी बात कर रहे हैं आप? ये लास्ट फोर्थ लास्ट वाले की? हाँ 1 और 2 का तो हमें पता है ना, हाँ सर। साइनसोइडल। हाँ तो ये आई ऐसा बनता आई नॉट स्क्वायर का ग्राफ,
ये हम्म। Yes, एरिया अगर मैं ये टाइम इंटरवल टी लिख लूं इसको, तो आई नॉट स्क्वायर इंटू टी का 1/3 ये एरिया आएगा। Yes, sir. हाँ सर। टी से डिवाइड करूं, अंडर रूट ले लूं, हम्म। I know बन that. गया 1/3। ओके यस सर। समझ में आया मैंने कैसे कह दिया था? हाँ सर। जी और सर। इन दो में भी बनाओगे तो स्क्वायर के ग्राफ तो ऐसे ही बनेंगे, चाहे इसका बनाओ चाहे ऐसा, ग्राफ तो सेम ही बनना है। Yes, जी sir. सर। तो दोनों ही साइनसोइडल है और साइनसोइडल का सर I/√2 लगाते होता है। बराबर हो जाए। यस सर। दरअसल ये कॉमन वेव्स हैं, ये ट्रायंगुलर वेव है, ट्रायंगुलर वेव या ट्रायंगुलर एसी, ये स्क्वायर एसी है, ये सर? साइनसोइडल। ये तीन बहुत ही कॉमन सिग्नल हैं, ये तीनों ही बहुत कॉमन सिग्नल हैं। सर वो एक मैंने बोला हमारे घर पे इन्वर्टर है तो उसमें ये स्क्वायर वेव होती है, तो सर ये थर्ड वाला है क्या, होता है क्या वो? स्क्वायर वेव जहां भी होगा वो ये वाला है स्क्वायर वेव। ओके सर। जनरली स्क्वायर वेव लॉजिक गेट में यूज होते हैं और मोटर्स कभी कभी यूज होते हैं, होम सप्लाई में हम ये यूज करते हैं। चलो क्वेश्चन 2 हो गया। हो गया। 3 हो गया सर। हो गया 4 हो गया तो डीसी चल- सप्लाई DCA 5 चले सर। चले 6 हो गया। चले 7 चलिए सर। 8 सर 8 बता दीजिए। RLC circuit has inductance, capacitance. The charge on the capacitor does not accelerate but rather decays exponentially to 0. ठीक है, RLC सर्किट मतलब स्टैंडर्ड है ना। Does not oscillate but rather decays exponentially to 0. Resistance in the circuit must be. सर ये डैम्पिंग तो हो रहा था। हाँ RLC आ गया और DC है ये ऐसा है पता है, AC वाला नहीं डैम्पिंग है। कांस्टेंट को ग्रेटर देन 1 किया था। हाँ उससे सर आया था। डीसी है। अरे ये DC के लिए है, ये RLC सर्किट और इनपुट DC है, हाँ अच्छा। वो AC वाला नहीं है। क्योंकि अगर AC होता तो वो तो साइनसोइडल बनता, डिके क्यों होता? हाँ डिके होता है हाँ, जब वही। AC बनता है हम्म। है ना, और इसका ऐसा बनता है सिग्नल, तो ये सिमिलर हो जाता है उस वाले के, किस वाले के, इसके। इसके पास वेलोसिटी है, फ्रिक्शन है, हाँ। VV। तो जैसे इसकी इक्वेशन हम बनाते तो क्या बनाते कि x पीछे लग रहा है, BV पीछे लग रहा है, इज इक्वल टू mdv/dt। हाँ। एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो md2v/dt स्क्वायर, ठीक है, प्लस bdv/dt प्लस kv इक्वल टू 0। ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। अब हम RLC सर्किट की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं तो किसी भी समय चार्ज इस पे आया Q, करंट जा रहा है I, LDI/dt की बैटरी है, यहां से घूमते हैं तो V बढ़ा, LDI/dt घटा, IR घटा, Q/C घटा, इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट कर दें तो वोल्टेज का डेरिवेटिव 0, तो हाँ। L/d2I/dt स्क्वायर प्लस RDI/dt प्लस I/C इक्वल टू 0। अब जरा ये दो इक्वेशन सोचो, सिमिलर दिख रही हैं? हाँ। तो L M की तरह है, B R की तरह है ना, और K 1/C की तरह है। मन पर से। देखो L M की तरह समझ में आता है, ये आता है। L क्या है, इनर्शिया एक तरीके का। L करंट को बदलने नहीं देता, मास वेलोसिटी को बदलने नहीं देता। जितना भारी मास उतना वेलोसिटी बदलना मुश्किल। हाँ। तो जितना बड़ा इंडक्टर उतना करंट बदलना मुश्किल। तो L और M में सिमिलरिटी आ गई समझ में। हाँ सर। R और V में सिमिलरिटी डायरेक्ट दिख रही है, दोनों ही ड्रैग हैं। यस सर। K और 1/C में सिमिलरिटी भी सीधे सीधे दिखनी चाहिए। सोचो, K क्या है, स्प्रिंग एनर्जी स्टोर कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो इस तरीके से स्प्रिंग कांस्टेंट और C ऐसे मतलब इक्विवेलेंट है, ठीक
ठीक है। सही मतलब 1/c के क्यों इक्विवेलेंट है, c क्या होना चाहिए था ना फिर तो। कैसा? अच्छा ओके, q²/2c आता है, हाँ ठीक है, एनर्जी से। हाफ के एक्स स्क्वायर आता है, उसमें q²/2c एनर्जी में उल्टा आता है ना। हाँ। चलो यह आया समझ में। तो अगर इसका आंसर हमें पता है x = a e⁻ (bt/2m), ऐसा कुछ आता है। तो इसका आंसर बनेगा करंट I = Imax a⁻, b की जगह क्या आएगा, RT/2L, क्लियर, sin ωt + 5, ये बनता है। ठीक है, तो ये वैसे सिलेबस के बाहर है एक तरह से क्वेश्चन, सर ये क्योंकि 16 शिफ्ट 2 में आया था। हाँ, क्योंकि ये यहाँ तक तो ठीक है ये पूछना, इसके बाद ही ओमेगा पूछना ये कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाए, क्योंकि ओमेगा ω02 - b/2m का होल स्क्वायर ऐसा बनता है, और ये चीज नेगेटिव, ये चीज जस्ट 0 होती है तब जाके ये केस बनेगा। तो क्वेश्चन में सिमिलरिटी बस देख लो, ऐसी है दोनों। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे एम्पलीट्यूड से रिलेटेड ही, तो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड दोनों का रिजल्ट लिख पा रहे हो, बस बाकी इग्नोर मार। सर डैम्पिंग कांस्टेंट क्या होता था इसमें? बी बी बी, हाँ ठीक है। इसी को ही ग्रेटर देन 1 करना है ना शायद। नहीं, तो वो लोग ये बराबर करने हैं, ये दोनों ω0 को इसके बराबर करना है। तो ω0 की वैल्यू यहाँ ω0 √k/m होगा, यहाँ ω0 √1/LC होगा। ये 0 हो जाएगा तो वो पार्शियल डैम्पिंग हो जाएगी ना। यही क्रिटिकली डैम्पिंग का केस है, वो छोड़ो, तुम्हारे अपने सिलेबस में नहीं है ये क्रिटिकल डैम्पिंग वैम्पिंग सब। ठीक है सर आपने एसएमई के लेक्चर में, हाँ वो नहीं है सर, वो सिर्फ एम्पलीट्यूड ध्यान रखो, आएगा क्वेश्चन तो एम्पलीट्यूड वाला आएगा, वो भी सिर्फ मेंस में, इसीलिए मैंने एम्पलीट्यूड तक रिपीट किया है। ठीक है, वो कॉलेज में डिफरेंशियल सॉल्व करना सीखोगे यही वाली। चलो छोड़ दो, इग्नोर मार दो। 9 10th 9 10 ठीक है, 11 12th 11th 12th हो गए, 13th 14 14 हो गया, 15 भी हो गया होगा, फिर 16 भी हो गया होगा, 17 सर इसका बी वाला बोल ही तो एक बार। हाँ बॉम्बे। कौन सा बॉम्बे? एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। हाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये डीसी में स्टडी स्टेट वैल्यू है और आरएमएस एसी की वैल्यू है। ठीक ठीक है, हाँ। अब देखते हैं कायदे से उल्टा देखना ज्यादा आसान है। तो इसमें स्टडी स्टेट में ये V1 भी साइनसोइडल बनेगा और V2 भी साइनसोइडल बनेगा, नो स्टडी स्टेट केस। ठीक है, और अगर ये कब, तो इसका मतलब इसकी आरएमएस वैल्यू एसी के लिए, यही पूछा है ना, एक मिनट इसको ऊपर कर दिया जाए, कनेक्टेड टू अ वेरिएबल डीसी फर्स्ट टू सर्किट, ओके वेरिएबल डीसी लिखा है इन्होंने, ठीक है, और एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स ऑफ 50 हर्ट्ज नेक्स्ट 3, ठीक है, ओके। ये कहा है कि पहले में कुछ और है और अगले 3 में कुछ और है, ठीक है, और एन एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ 50 हर्ट्ज in different ways as when a current I flows through the circuit, the corresponding V1 V2 are related as shown in figure। ठीक है, तो पहले में शायद एसी नहीं है, पहले में शायद एसी नहीं है, पता नहीं, ये क्योंकि नेक्स्ट 3 सर्किट लिखा है तो शायद पहले में एसी ना हो, तो इसमें स्टडी स्टेट तो कभी आनी नहीं है, एवरेज वैल्यू 0 आएंगी, डीसी की स्टडी स्टेट कभी आएगी नहीं पी में,
तो P का आंसर कौन सा होगा? और अगर स्टडी स्टेट कभी आई भी तो ये वायर और ये ओपन, अगर स्टडी स्टेट आ गई जो इन्होंने माना है तो ये वायर होगा, ये ओपन होगा और ये पूरा का पूरा ड्रॉप इस पे आएगा। यस तो सर। डीसी के केस में अगर स्टडी स्टेट आई तो V1 0 होगा और V2 EMF E के बराबर होगा। और एसी के केस में पूछा ही नहीं है पहले में, तो इसका आंसर आ गया कितना? थर्ड। चलो अब सेकंड में, तो सेकंड में डीसी के केस में आंसर क्या आएगा? V1 की वैल्यू 0, V2 की वैल्यू EMF। एसी के केस में क्या आंसर आएगा? तो एसी के केस में हमें निकालना पड़ेगा V1 की वैल्यू XL/Z इंटू EMF RMS और V2 की वैल्यू R/Z E RMS। इस तरह का निकालना पड़ेगा मतलब अपन को। तो ये निकाल लिया अपन ने। अब देखते हैं इसमें, तो ड्रॉप किस पे ज्यादा आएगा? फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, दे रखी है ना, कितना गंदा डेटा है। तो ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, तो ओमेगा एल की वैल्यू 100 पाई इंटू 600 पाई, ठीक है। तो कितना? 1800, तो 1.8 ओम के बराबर। तो ज्यादा रेजिस्टेंस इस पे है तो V2 इज मोर देन V1। ये आया, तो V2 इज मोर देन V1। तो इसका आंसर आ गया V1 इज प्रोपोर्शनल टू करंट। I नॉट इक्वल टू 0, V1 इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ये तो सही है ना? क्यू का आंसर में क्यों नहीं दिया? तो इसका आंसर आया I नॉट इक्वल टू 0, V2 ग्रेटर देन V1। सेकंड तो पक्का है। थर्ड, V1 इक्वल टू 0, V2 इक्वल टू V, थर्ड भी है। फोर्थ, V2 इज प्रोपोर्शनल टू I, ये भी है। हाँ ये भी ये भी, लेकिन ओके V1 इज प्रोपोर्शनल टू I लिखा है, V1 तो 0 था इसलिए नहीं। ओके, डीसी में 0 था क्योंकि दोनों चीज में ट्रू होना चाहिए, इसलिए वो ऐसा मान रहे हैं। हाँ दोनों में ट्रू होनी चाहिए वो चीज। तो तो थर्ड सही भी नहीं दिया। आना चाहिए, क्या? दोनों में ट्रू होना चाहिए, तो फिर थर्ड वाला कैसे? दोनों में ट्रू नहीं है। मतलब थर्ड आप सही है। बोल रहे हो ना कि अगर दोनों में डीसी ट्रू की, होना अगर चाहिए। डीसी मान रहे हो तो स्टडी स्टेट वैल्यू लेना, अगर एसी मान रहे हो तो आरएमएस लेना। पर फर्स्ट टू के लिए तो उन्होंने डीसी बोला है ना। फर्स्ट सर टू वो के लिए कहाँ लिखा डीसी? तो मार्क हाँ, लगाना बैटरी के ऊपर। ऐसा है क्या? फर्स्ट टू डीसी ब्रैकेट में और लिखा था बाकी तीन। फर्स्ट टू सर्किट। ओके ऐसा है। तो तो बैटरी के ऊपर एरो भी मैं लगा। फालतू दो सॉल्व कर रहा हूँ, फिर नुकसान कर दिया मैंने। ओके ये डीसी के लिए, ये डीसी है, ये एसी एसी एसी। ओके तो फिर लफड़ा ही खत्म हो गया। तो V1 0 है और V2 की वैल्यू कितनी है? V, और करंट के प्रोपोर्शनल होगी वो तो ठीक है। और इनमें शायद एसी है ना? यस सर। हाँ हाँ सर। इनमें एसी है, ठीक है। तो V1 की वैल्यू 0, V2 की वैल्यू V। तो आंसर सही दिए वैसे, सेकंड, हाँ थर्ड, फोर्थ सही दिए। हाँ तो क्वेश्चन यही है, इनमें सिर्फ डीसी देखना है और तीनों में एसी देखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी नहीं। इसमें V2 ग्रेटर देन V1 आया, हाँ इसमें भी हो अपन जाएगा। को 1/ω चेक करना पड़ेगा कौन सा बड़ा है, बस रेजिस्टेंस चेक करना है। हाँ हो जाएगा। क्वेश्चन 18 आ गया? आ रहा है कोई? वो तो ऑप्शन के नहीं आ रहे थे। वैल्यूज कितनी आई? हाँ सब फोर्थ वाला। रेजिस्टेंस 100 ओम है, इंडक्टर ओमेगा एल, ओमेगा कितना है? 100 पाई, 100 पाई, 60 भी आ रहा। ये भी 100 ओम। हाँ 100 का। सही है कि 10 ओम है? 10 लग रहा है, 10 आया। कैपेसिटेंस 1/ω C, तो 1/100 पाई, 100 बाय पाई, 10 पे 4, 10 पे 6, ये 100 आया।
हाँ कैपेसिटर 100 है। तो ये भी 100 आना था, इतने 200 आ गए तो। चलो एवरेज पावर, क्योंकि तीनों 100 आते तो अच्छा लगता, देखते हैं, क्योंकि अब ये कैलकुलेशन गंदे हो जाएंगे। आंसर क्या दिया, आगरा भी देखते हैं। तो फोर्थ का आंसर RMS अक्रॉस द कैपेसिटर इज QR नॉन जीरो R 163 SI यूनिट। तो VRMS, तो VRMS आएगा 220 खुद। एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द कैपेसिटर इज 0। एवरेज पावर डिसिपेटेड, दो के तो आंसर 0 है, तो लफड़ा ही खत्म हो गया। एवरेज पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर, इससे समझ में आ जाएगा। हाँ तो V² बाय R 220 बाय 100, अगर ये आंसर आया, जो कि नहीं है शायद, है ना, ये तो 484 बनता, हाँ ये नहीं, इसका मतलब शायद वो सही है, ये 10 ही है, ये 100 ही है, ये 100। लेकिन ऐसा डेटा कोई क्यों दे। पावर फैक्टर 100 बाय 100 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर। तो ये है वैल्यूज, मुझे तो डाउट हो रहा है वैसे इस पे, तो ये है वैल्यूज, अब निकाल लो वहां से। चलो नेक्स्ट शीट थी EMI की। एक मिनट, इसके आंसर नहीं दिए मैंने EMI के। नहीं सर। नहीं दी अभी। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चलो दे देते हैं। की है कि नहीं की? ये अच्छे से नहीं कर पाई मतलब। सर पूरी नहीं हुई सर, थोड़ी सी रह कुछ। पूरी नहीं हो पाई। चलो मैं आंसर दे देता हूँ उसके। चलो क्या था, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दे रहा था, मैंने तो शीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बनाई थी। तो अभी क्या मैकेनिक्स का नंबर आ गया था क्या? सर आज एनएलएम और फ्रिक्शन का टर्म एनएलएम था। फ्रिक्शन। एनएलएम और फ्रिक्शन का था। ओके, तो इतने से में एनएलएम फ्रिक्शन कैसे हो जाएगा? एडवांस वाला आप देख रहे हो क्या? यस सर। सर एडवांस का तो अभी तो नहीं देखा वो। चलो तो अगले में लूंगा, क्योंकि टाइम कम है एनएलएम फ्रिक्शन के ठीक। लिए, है ना। तो चलो यही शीट ले लेता हूँ। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली फॉर्मूला ही है ना। तो सबसे ज्यादा मैं जो देख रहा हूँ वो पूछा जा रहा है डाइपोल मोमेंट, है ना। हाँ। तो डाइपोल Yes, में एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन यहाँ पे, ठीक है। दूसरा किसी थीटा पे पोटेंशियल कैलकुलेशन या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन। क्या था पोटेंशियल? KQ by R। KP cos थीटा बाय आर। थीटा ये 2KP बाय आर क्यू, ये KP बाय, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की कैलकुलेशन। तो इन्हीं दोनों पे से रिलेटेड कि एक डाइपोल ऐसा रख दिया, एक डाइपोल ऐसा रख दिया,
ठीक है, जैसे ये P है, ये 3P है। अब पूछा कि बताओ इस पॉइंट पे A पे, यहाँ से डिस्टेंस A, यहाँ पे डिस्टेंस B, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? पोटेंशियल एट E, इलेक्ट्रिक फील्ड एट E। तो निकाल सकते हो पोटेंशियल एट E किसकी वजह से आएगा? P वाले P1 P2 ले लेता हूँ, लफड़ा कर। सर P1 की वजह से। P1 की वजह से आएगा कितना? K P1 बाय cos 0। क्लियर? और हाँ। दूसरे का तो cos 90 है, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो आएंगे, एक 2K P1 बाय A क्यूब I कैप, KQ एक K P2 बाय B क्यूब माइनस JK। ठीक। पोटेंशियल एनर्जी पूछी होती तो ये करते P2 डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1, लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी समझ में आई? हाँ सर, m डॉट P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड, P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड और P2 का डॉट, तो P2 ऊपर है, इसका 2K P1 बाय R क्यूब, R मतलब A प्लस B का होल क्यूब इंटू cos 90। झिलाई? यस सर। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे निकालो, तो ये बनता 2K P1 बाय A प्लस B का होल क्यूब। तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 आएगी, लेकिन टॉर्क जरूर आएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? P क्रॉस E। E क्रॉस G। तो P2 2K P1 बाय A प्लस B का होल क्यूब साइन 90, और टॉर्क ऑन P2 निकाल रहे हैं, तो P2 पे टॉर्क क्या आया? क्लॉक वाइज, मतलब डॉट। मिल गया? आगे सर। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को अपने अलाउ अलाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ठीक। और अगला कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट तो मेरे ख्याल से आसानी से कर ही लोगे। जैसे कि आधे में प्लस चार्ज है, आधे में माइनस है, तो नेट डाइपोल इस प्लस को मिड पॉइंट पे रखो, माइनस को मिड पॉइंट पे रखो, ये डाइपोल आ जाएगा। यस क्लियर? सर। तो डाइपोल मैंने देखा कि काफी पूछा गया है, मैं एक दो डेमो दिखा देता हूँ इसमें। चलो, जैसे देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो डाइपोल मोमेंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री पे है, एंगल 45 है डाइपोल, तो एनर्जी क्या आएगी? माइनस P E cos 45। कोई दिक्कत तो नहीं? स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। इसका डाइपोल मोमेंट पूछा है, एक -2Q यहाँ है, Q Q पक्का ये डाइपोल क्रिएट करेगा क्योंकि नेट चार्ज 0 है। यस ये दो डाइपोल P और P, तो रिजल्टेंट यहाँ आएगा 2P √3/2। झिल गया? झिल गया? यस तो P √3, तो QL √3 माइनस J कैप। दिल्ली आ गया। तो जैसे यही मैग्नेटिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल में तो अंतर है नहीं। ये पूछा है यहाँ पे चार्ज वार्ज का कुछ दिया होगा, तो जैसे चार्ज की वेलोसिटी दे रखी है, चार्ज की वेलोसिटी इस तरफ है, ये पूछा है शायद इस पे फोर्स कहाँ होगा। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो एक डाइपोल हमारा ये, एक डाइपोल हमारा ये, इस पॉइंट पे एक, ये M1 ये M2, एक M1 का μ0/4 2m1 बाय d/2 का होल क्यूब, एक M2 का, M2 का ये m1 बाय d/2 का होल क्यूब। वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स आएगा QV क्रॉस B। निकाल सकते हो वेलोसिटी को? V cos थीटा I कैप, V sin थीटा J कैप लिख लो और क्रॉस प्रोडक्ट करो। फिर आया डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैव सेम मास। हाँ, तो क्वेश्चन सिंपली ऐसा है, मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, मास m और इसका भी मास m, इस पे प्लस इस पे माइनस,
अब अगर इसमें क्वेश्चन होता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और इसको रिलीज कर दिया, ये थीटा है तो रिलीज्ड, तो थीटा अगर स्मॉल है तो टाइम पीरियड पूछा है, फॉर्म बोल सकते हो कितना आएगा? आंसर बोलो। एक मिनट, सब शांत पड़ गए? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से निकालेंगे हमेशा नेट फोर्स 0 है ना, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही तो रोटेट करेगा। तो 2ml² 2ml/2 का होल स्क्वायर बिल्कुल, प्लस ml² अपॉन डिवाइडेड बाय PE मतलब पीई। PE। क्लियर? और अगर पूछा होता कि इसका ओमेगा मैक्सिमम कितना होगा, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते कि अभी इस रॉड का ओमेगा 0 है और पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा है, काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा मैक्स होल स्क्वायर। मिल गया? यस सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बहुत सारे मुझे डाइपोल के क्वेश्चन मिले, तो पहला पार्ट। दूसरा, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन या इनके कैलकुलेशन। तो एक तो रिलेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो वोल्टेज कैसे निकालोगे ये, और अगर आई कैप जी कैप में है तो डी एक्स डी वाई, याद आ गया? यस सर। यस सर। अपने आप वो कंबाइन हो जाएंगे क्योंकि फील्ड कंजर्वेटिव है। या इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे सीधे दे रखा होगा, जैसे ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 आई कैप। अब पूछा है 1,3 और 4,7, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, किसका वोल्टेज ज्यादा है, ए का या बी का? एक और कितना? 3 times 2 6 वोल्ट। ये चला 3 times 2, यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 आई कैप है तो E डॉट डी एक्स ही तो होगा, डी वाई तो होना नहीं है। तो 2x और x1 से x2, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2x1 माइनस x2, और x1 1 है, x2 4 है, डिफरेंस 3 आया, मैग्नीट्यूड 6 आया। हमें पहले से पता है कि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज बढ़ता है, तो ए का वोल्टेज ज्यादा है, बी का कम है। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये 2 आई कैप की जगह 2x आई कैप भी हो जाता, तो सिंपली हम क्या करते, 2x² dx लिमिट 1 से 4, ये चला। यस सर। x की लिमिट छाप दी, y पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, मैग्नीट्यूड निकल आया, डायरेक्शन कॉमन सेंस से देख लेंगे कि प्लस आएगी कि माइनस आएगी। चलो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी गई है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी बना सकते हैं, या इक्विपोटेंशियल दी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर और कहाँ, जिस तरफ वोल्टेज कम हो रहा। ठीक है, या लाइंस बना दी सीधे और पूछा है मैग्नीट्यूड इनका से ए बी सी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ है, बी। पोटेंशियल कहाँ है मैक्सिमम, ए। क्लियर? यस सर। अब इनके कैलकुलेशन में शेल, सॉलिड, स्फीयर, इनके काफी पूछे गए हैं क्वेश्चन। लाइन, शीट और रिंग, रिंग, लाइन। तो शेल और सॉलिड स्फीयर के तो बिल्कुल याद है, ये काफी पूछे जाते हैं, इवन इनमें कैविटी वाले भी पूछे जा सकते हैं, तो सुपरपोजिशन वगैरह करके निकाल लोगे। शेल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शेल में जनरली कॉन्सेंट्रिक ही होंगे, नहीं भी है तो भी हम सुपरपोजिशन लगा के निकाल लेंगे। रिंग में आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, k3/r² + x² का अंडर रूट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में x, ये क्लियर। यस सर। रिंग के केस, सॉरी लाइन चार्ज के केस में किसी भी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड λ/2πε0r, लेकिन पोटेंशियल
लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन, एक्चुअली पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड। इवन इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और पोटेंशियल डिफरेंस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1। यस मिल गया। सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन कब होता है? कंडक्टर दो अगर होते हो, अगर कंडक्टर दिया है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे कंडक्टर दिया होता है तो दरअसल दोनों तरफ आ जाता है चार्ज, सिग्मा इधर होता है तो सिग्मा इधर भी होता है, तो दो प्लेटों का जुड़ जाता है। इंसुलेटर में तो एक ही प्लेट होगी, एक ही सरफेस होगी। ठीक कुछ नहीं दिया तो सिंगल प्लेट मानना है ना। तो इन पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन यही दिख रहा है बगल में, देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस हैज लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। कहाँ होता है वैसे लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड? R बाय रूट 2 पे, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा बनता है और R बाय रूट 2 पे मैक्सिमा निकलता है। पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ होता है इसका, रिंग का? सेंटर पे होता है। सेंटर पर। ये पोटेंशियल का ग्राफ, ठीक है। तो बेसिकली इनके ग्राफ भी याद होने चाहिए ये सब। और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल है, जो कि सॉलिड के लिए वेरिएबल हो सकता है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है? वी विल यूज गॉस लॉ। कि बाहर अगर निकालना है, यहां निकालना है, तो ये गॉसियन सरफेस E × 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, तो रो इंटू 4 पाई R स्क्वायर dr इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल R बाय एप्सिलॉन। याद आ गया? यस सर। या इसी के लिए हमने जुगाड़ बनाई थी, सीधे k q इनसाइड बाय R स्क्वायर लिख लो, और q इनसाइड के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बस अगर अंदर निकाल रहे होते तो लिमिट 0 से स्मॉल r आ जाता। ठीक। हालांकि इस क्वेश्चन में वो पूछा नहीं, इस क्वेश्चन में चार्ज डेंसिटी दी गई है, टोटल चार्ज पूछा है। क्लियर? हाँ। तो ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चार्ज डेंसिटी इंटीग्रेशन ही तो करना है। हाँ, रो डीवी का इंटीग्रेशन। ये लॉग में कैसे आंसर? ई का फैक्टर दिया है तो शायद लॉग में। ई तो लॉग में कैसे? ओके, आर की वैल्यू पूछी है। ठीक ठीक ठीक, आर पूछा है। क्योंकि मैं ये कह रहा था कि आंसर तो सीधे इसी में आएगा, इनटू 4 पाई R स्क्वायर dr इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल R, ये Q। अब इससे जब R निकालेंगे तो वो लॉग में चला जाएगा। ठीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चंस बहुत सारे थे। बाकी टॉपिक सच ऐसा कुछ आया नहीं है कि बहुत ही खतरनाक। कंडक्टर तो पूछते ही नहीं कभी। सर वेरिएबल डेंसिटी का तो वेरिएबल का ही आते हैं सारे क्वेश्चन। वेरिएबल चार्ज डेंसिटी वाले? हाँ हाँ। यही है वेरिएबल चार्ज डेंसिटी। या तो सीधे फोर्स का ही। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है नहीं कि कुछ स्पेशल हो। ठीक है। हाँ, लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें जो एनर्जी, तो एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम वाले क्वेश्चन की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखना जानते हो? जैसे इसकी लिखते तो कितने के पॉइंट आते? 6 C2 पेयर्स बनते। क्लियर? यस सर। मतलब 4 ऐसे और 2 ऐसे वाले, तो 62 पेयर्स का सिग्मा करके लिख लो, ये आएगा। स्पेशल केस थे कि शेल की एनर्जी KQ²/2R। ठीक है। और अगर कहीं एनर्जी सॉलिड की एनर्जी, ये स्पेशल केस है, तो 3/5 KQ²/R। और अगर किसी सिस्टम की एनर्जी निकालनी है तो हम हमेशा इससे निकालेंगे, ½ ε0 E² dV का इंटीग्रेशन। ठीक है सर, एक 0 से सरफेस और सरफेस से इंफिनिटी का निकालेंगे ना? हाँ हाँ, टोटल ये 0 से इन्फिनिटी जितने भी वॉल्यूम का पूछा है उसका,
ऐसे कह रहा हूं जैसे हमसे पूछा होता कि मान लो ये पूछा है, इसको इतना बड़ा नहीं करता हूं, छोटा, इसको हमने Q दिया, इसको 3Q दिया, ठीक है। अंदर वाले को हमने या ऐसे ही है, तो पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते, इस पे आता 0, इस पे आता Q, इस पे -Q, इस पे 4Q। अब पूछा होता एक एनर्जी यहाँ स्टोर्ड है, एक एनर्जी यहाँ स्टोर्ड है, क्लियर। कहाँ एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, तो ये U1 ये U2। तो अगर U1 पूछा होता तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, इस हिस्से का इलेक्ट्रिक फील्ड है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर dr R1 से R2, झिल गया। हाँ U2 हाफ एप्सिलॉन बाहर वाले की एनर्जी, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये, और एनर्जी आएगी R2 से इंफिनिटी, क्लियर। ऐसे ही अगर हमने ये प्लेट में दिया होता, यहाँ Q, यहाँ 2Q, यहाँ -Q, जैसे यहाँ दिया होता 3Q, तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर, तो कितना आता है इस पे 3Q 0 0, यहाँ कितना आता -2Q 2Q, यही बनता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक यहाँ आता, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर यहाँ एनर्जी पूछी होती तो हम लिख सकते थे सीधे, बता सकते हो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। प्लेट के लिए मैंने डायरेक्ट लिखना सिखाया था, प्लेट के लिए डायरेक्ट लिखना सिखाया था। इस पॉइंट के दाएं तरफ कितने हैं 5Q, बाएं तरफ कितने हैं, इनका रिपल्सिव इधर होगा, क्लियर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इस हिस्से की एनर्जी पूछी थी तो हाफ एप्सिलॉन 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट A का होल स्क्वायर इनटू एरिया इनटू D, ये इसकी एनर्जी आ जाती। यहाँ इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यूनिफॉर्म है ना। तो अब चूंकि हम एनर्जी के अगर कैलकुलेशन कर सकते हैं तो हमसे वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं। से वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन एक तो यही पूछ लो, एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है, इसको हमने ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी कि Q बाय 2R। अब पूछा इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, तो ये ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और निकाल दो आंसर। इसी को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करना होगा तो इसमें हम होल कर देंगे और क्या। तो अब यहां से वेलोसिटी देंगे, तो बस यहां पोटेंशियल जब लिखते तो 3/2 याद आया, सॉलिड के सेंटर पे ये आएगा। और अब ये कहीं अगर इधर पहुंच गया, बाहर निकल गया, तो अब जो पोटेंशियल आएगी वो KQ बाय स्मॉल r इंटू ये आएगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आंसर निकाल सकते हैं, यस सर, है ना। तो या तो ये हेड ऑन इम्पैक्ट वाले जैसे ये क्वेश्चन, यहां से जस्ट कोलिजन कराना है, मिनिमम वेलोसिटी की कोलाइड कर जाए। तो यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी v0, ये डिस्टेंस इंफिनिटी दिया होगा क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस r, तो मिनिमम स्पीड फॉर कोलिजन हो गया। अगर ये हेड ऑन इम्पैक्ट नहीं है, किसी डिस्टेंस से फेंका है, तो ये अगर r/2 लेंथ होती तो क्या करते अब एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल ट्रेजेक्ट्री ऐसी बनेगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, यस सर, r/2। तो यहाँ स्पीड अगर v0 है तो यहाँ स्पीड v0/2 हो जाएगी। अब वर्क एनर्जी थ्योरम आंसर मिल जाएगा। इसी में अगर दोनों फ्री टू मूव होते, ये भी फ्री होता और ये भी फ्री होता, तो क्या करते, जब टकराते उस समय वेलोसिटी कॉमन आ जाती। आया समझ में। यस सर, इन तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं जहां कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर कुछ भी पूछा। तो एक लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन लगाएंगे, एक एनर्जी की इक्वेशन लगाएंगे, मजा आ जाएगा।
टकराने के बाद कि चिपकने के समय? ये तो उस समय कहा कि जस्ट कोलाइड करना है, तो जस्ट कोलाइड करना है तो जस्ट टच करने की कंडीशन बननी चाहिए। टच किया, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दिया और एक एनर्जी कंजर्व कर दी। तो बड़े वाले चार्ज के पास भी वेलोसिटी थी क्या? फ्री अगर है तो आ जाएगी, रिपल्शन लग रहा है ना तो आएगी ना। पहले में फिक्स था, पहले में, हाँ। इसमें भी फिक्स था बड़ा वाला, इसमें बड़ा वाला फ्री था। तो एंगुलर, लीनियर, वीनियर कुछ तो भी लगाओगे तो आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, ठीक। तो शीट में करोगे तो रफली पूरे कॉन्सेप्ट इसमें आ गए हैं। और क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे उसको इग्नोर मार देना, जो लगे कि ये तो सीधा सीधा है, सीधे वैल्यू छापनी है, इग्नोर मार दो, टाइम बचा लो अपना। और कोशिश करो ऑप्शंस देखो और जितने जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो उतने करो, क्योंकि स्पीड मैटर करती है। ठीक है, तो अभी यही शीट कर लो, मैं अगली क्लास से वो चालू करूंगा। ठीक है, सिर्फ EMI के आंसर्स, EMI के आंसर मैं शेयर कर चुका हूं, ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है ऐसा? नहीं किए थे। एक मिनट, मैंने विदाउट आंसर फिर से तो नहीं कर दी? नहीं, विद आंसर ही किया है। देखता हूँ। है, देखो विद आंसर। सर एक बार वो सेमीकंडक्टर्स में सर पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और अपार्टमेंट्स में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, एक बार बता दीजिए। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला? सर मतलब कैसे, मतलब किस डायरेक्शन में कब इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो सब। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। अच्छा ओके सर। एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो तो ये सिमुलेशन दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ। यस सर। हाँ, ये फॉरवर्ड, पहले अनबायसिंग का देखते हैं कि अनबायसिंग में क्या होगा। बैटरी नहीं होती तो होल्स हैं, देखो होल्स इधर है, ये है होल है ये, यस सर। और फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें अगर देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा है। एक्चुअली इसमें वो इलेक्ट्रॉन भी बना दिए जो ऑलरेडी थे। मतलब सर? अरे इस बी के आसपास देखो, जितने बी हैं उतने होल्स हैं हाँ बोरॉन सर। पे। यस सर। और यहाँ देखो, जितने सिलिकॉन है उतना, जितने फास्फोरस हैं, देखो उतने एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्स्ट्रा, एक यस सर। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, दिख गया? यस सर। और ये ऑन एन एवरेज ना होल्स मूव कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अनबायस्ड के केस में। जो ही हम बायसिंग करेंगे, दरअसल इन्होंने पूरा बनाया नहीं, लेकिन करते लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे एक बैरियर बन गया है। बैरियर मतलब इसका होल और इसका इलेक्ट्रॉन आके चिपक जाए। यस सर। इस तरफ से इलेक्ट्रॉन और होल आके अगर चिपक गए तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा लेफ्ट साइड, और वहाँ पॉजिटिव। सोच पा रहे हो? हाँ सर। और इसी को बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। हाँ। यही बैरियर पोटेंशियल जो फर्दर फ्लो को रोक रहा है, और ये बैरियर पोटेंशियल बना हुआ है। अब जो ही हम फॉरवर्ड बायस करेंगे इसको, तो फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है। पुश कर रहे हैं सर।
तो देखो इलेक्ट्रॉन आखिरकार जो आ रहे हैं वो यहां से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आए इस इंटरफेस पे, देखो होल, इस इंटरफेस पे होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं। हाँ सर। हाँ इस वजह से ही ये पार्ट न्यूट्रल रह पा रहा है पूरा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं उतने यहां से उतने निकल ही रहे हैं। होल्स। देखो यस सर। तो समझ गए, ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर रिवर्स बायस कर देते तो जस्ट उल्टा हो जाता, ये नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन से कह रहा है तुम मेरी तरफ आओ, पुल करता है। हाँ होल्स से कह रहा है तुम इधर जाओ, लेकिन इसके पास तो होल्स ही नहीं है। ये नेगेटिव होल्स को, सॉरी कहाँ है, हाँ ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर दे रहा है। हाँ ठीक है, मतलब ओवरऑल फ्लो तो इलेक्ट्रॉन का ही होना है, होल्स यहां तो होल्स है नहीं, ये समझा करो, यहां कोई होल्स नहीं है, हाँ इधर तो इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे बस। तो फ्लो तो इलेक्ट्रॉन का ही होगा, और इलेक्ट्रॉन ढेर सारे इधर है। हाँ। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का दोगे तो फ्लो कर जाएंगे, नहीं तो फ्लो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। समझ गए? तो अगर आप इधर धक्का दोगे Yes, तो ये sir. घूम फिर के पूरे सिस्टम में फ्लो कर जाएंगे। अब आप अगर ये कहते हो कि हम इधर धक्का देते, तो इधर धक्का देते तो यहां से नए इलेक्ट्रॉन कैसे लाओगे? यहाँ तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना। है ही नहीं। यस यस सर। सर। इसमें अच्छा सा था, शायद ये होगा एलईडी, शायद इसमें ज्यादा चीज समझ में आ जाए। ये समझो, यहां एक टर्म देखो, फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी एक तरह से एवरेज एनर्जी है, ओके सर। है ना? तो देखो अभी ये होल और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक गैप है, हाँ होल और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये गैप है, अभी अनबायस्ड है। फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में तो कैसे दिखाऊं एक्चुअली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को इतना मूव करना है, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स को अगर इतना गैप मिल गया, ये अब तो इफेक्टिव पास हो गैप है, जाएंगे। इफेक्टिव गैप है, दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग। लेकिन ये गैप लार्ज है, हाँ टेम्परेचर की बस का नहीं ये गैप कवर अप करना। ठीक है, यस सर। समझ गए? एन टाइप में, एन टाइप में देखो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ऊपर की तरफ ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ज्यादा है। यस सर। है ना? तो एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ये है, लेकिन कंडक्ट करने के लिए इतनी चाहिए। अब अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायसिंग कर देता हूं, अब जरा देखो कि ये गैप काफी कम हो गया, कम हो गया। यस सर। और इलेक्ट्रॉन्स इजीली यहां से यहां जंप मार सकते हैं, हाँ यस तो सर। कंडक्ट करना चालू कर दिए, और यहां होल्स ऐसे जंप मार सकते हैं, अच्छा ओके सर। और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। पहले क्या था? Conduction अनबायस्ड, अनबायस्ड देखो होल्स को इधर जाना है, इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाना है, ये फील कर पा रहे हो? हाँ सर। इसको देखो, होल्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, तब जाके कंडक्शन होगा। क्षण हो जाएगा। क्यों? याद करो, होल्स कहाँ रहते हैं, वैलेंस बैंड में या कंडक्शन बैंड में? कंडक्शन बैंड। होल्स, होल्स तो ए वैलेंस बैंड में होंगे वैलेंस यार, बैंड, बैलेंस। हाँ सर। एटम से चिपके हुए हैं ना वो तो, हाँ सर। इलेक्ट्रॉन्स है ना? तो होल्स यहां फ्लो करेंगे, यहां से। ये होल्स का एनर्जी एक्सचेंज करने का तरीका है, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी एक्सचेंज करने का तरीका ये है। और अभी ये दोनों ही गैप बड़े हैं। अब जो ही हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो ये होल और नीचे, अरे फिर मैंने क्लिक कर दिया, होल और नीचे आ जाएंगे, तो ये गैप भी कम हो जाएगा, तो होल्स का फर्मी लेवल कम हो गया।
इलेक्ट्रॉन का फर्मी लेवल बढ़ गया, बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर आसानी से जा पा रहे हैं, होल नीचे जा पा कुछ रहे हैं। नीचे आ जाएंगे। और नीचे जाना मतलब ये होल यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस कर रहे हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन होल के कॉम्बिनेशन पे एक फोटोन बाहर निकल रहा है जो कि यहाँ निकल रहा है। सर अभी अगर बैंड गैप जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है वो बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया तो शायद नहीं निकलेगा, कंडक्शन नहीं होगा। लेकिन इसमें तो कंडक्शन हमेशा ही कर रहे होंगे सिमुलेशन में, क्योंकि वो है ही एलईडी का, कुछ तो निकालना पड़ेगा उनको, कलर बदल जाएगा बस, क्योंकि ये तो मान के चल रहे हैं कि निकल ही रहा है हमेशा, उसके कलर पे फर्क पड़ेगा, है ना। अब कलर पे फर्क पड़ जाएगा। देखो बैंड गैप जो फोटोन निकलते हैं HF एनर्जी गैप के ऑर्डर के होते हैं। हाँ। तो एनर्जी गैप अगर मैंने 1.5 लिया तो रेड के करीबन आएगी, ये रेड क्यों नहीं है? है 1.5 के आसपास रेड होगा ना, हाँ 1.5 के आसपास रेड होगा। देखो ये 8000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ मतलब रेड कलर टाइप का निकलना चाहिए था, ठीक है। ये बैंड ये बदल रहे हैं तो ये एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल तो उतने ही रिकम्बाइन हो रहे थे जितने पहले हो रहे। हाँ। ठीक, ओके सर। तो ये ऐसे समझ लो कि जो डिप्लीशन रीजन है, अगर हमने अनबायस्ड लिया, अनबायस्ड मतलब ये, तो इस केस में क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ढेर सारे हैं, होल्स यहाँ ढेर सारे हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है ये चिपक क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनको रोकता है, क्योंकि इनिशियली चिपके थे और उन्होंने खुद ने एक बैरियर बना लिया खुद को रोकने के लिए, लेंज लॉ के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ ना तो इलेक्ट्रॉन्स है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री होल्स, ये समझ गए? तो ये हमारा डिप्लीशन रीजन है और यही रोक रहा है। तो अगर आप इसको खत्म कर दो, मतलब एक बैटरी लगा दो जो इससे ज्यादा ताकतवर हो, तो कंडक्ट करने लगेगा, नहीं तो नहीं करने लगेगा। समझ गए? तो जैसे सिलिकॉन में 0.7 वगैरह कुछ निकला था, हाँ। है ना। ठीक है, चलो। और सर इसे वो कुछ मतलब एग्जांपल्स दिए थे पेंटावेलेंट, डाइवेलेंट वगैरह, वो सर उसके एलिमेंट्स याद रखना है, मतलब पूछ सकते हैं? एक बिल्कुल। तो तुम्हें केमिस्ट्री में याद नहीं है 5 वैलेंसी किसकी है? सर नहीं, मतलब अरे नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन ये नहीं, पेंटावेलेंट है, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये पेंटा है। एल्यूमिनियम, बोरॉन, ये तो ट्राइवेलेंट होगा ना? हाँ तो ये ट्राइवेलेंट लिखूंगा इस तरफ। और कौन सा है ट्राइवेलेंट में? एल्यूमिनियम की सीरीज में अगला क्या आएगा? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। हाँ गैलियम, इंडियम, हाँ। तो ये है सर ऐसे मतलब ये इसमें था, लेकिन पूरी बोरोन की फैमिली दी थी, लेकिन थैलियम नहीं था। अरे ऐसा है ना, सल्फर के आसपास की साइज का होना चाहिए ना, सॉरी सिलिकॉन के आसपास की साइज का होना चाहिए ना। साइज बहुत बड़ी हो गई तो वो भी गड़बड़ है। तो जनरली एल्यूमिनियम, गैलियम ये यूज करते हैं, यहाँ फास्फोरस, आर्सेनिक यूज करते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर लो, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं न्यूटन्स लॉ वाला पार्ट रिवाइज करवा दूंगा। चलो मिलते हैं परसों, नहीं कल।